हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 23 फरवरी, आज का दिन है फ्राइडे। ठीक है, आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल दोनों कवर करेंगे। कुछ आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटी एंड ग्रीवेंस में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन से एक टॉपिक है। उसके बाद अग्निवीर के ऊपर जो स्कीम है उसके ऊपर एडिटोरियल आर्टिकल्स है। साइंस रिलेटेड आशा वर्कर्स है उसके रिलेटेड एक आर्टिकल्स है, और जो है इंटरनेशनल रिलेशन अल्बानिया के ऊपर एक आर्टिकल्स है। तो चारों आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर इस आर्टिकल का इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, वेरी इजी। आपको विन आईएएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना भी वेरी इजी है। हम इसको डिस्क्रिप्शन लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सबसे पहले जो चारों आर्टिकल है उसका इंट्रोडक्शन पॉइंट है, वो समरी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको ओवरऑल आज का लेक्चर का व्यू आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, आप एक नोट जो है नोट करते रहिए। अगर नोट नहीं करना तो जो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल जो अग्निवीर स्कीम है, 2022 जून महीने में गवर्नमेंट एक स्कीम लाया था जिसका नाम है अग्निवीर। स्कीम में क्या हुआ था, हमारा जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट 4 साल के लिए जो यंग जनरेशन है 17.5 to 23 ईयर्स जो यंग युवा है उसके रिक्रूटमेंट करेंगे। कितने दिन के लिए? 4 ईयर्स के लिए। 4 ईयर्स का रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, उसका जो सैलरी पैकेज क्या रहेंगे, 30 to 40,000, मतलब बिगिनिंग 30,000 तो 40,000 एंड तक रहेंगे। उसके बाद 4 साल के बाद जो है उसको तो वन टाइम जो सेवानिधि पैकेज जो है कम से कम जो 11 लाख उसको मिल जाएगा, उसको दिया जाएगा। उसके बाद कोई उसको और कुछ पेंशन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस कई तो अभी चालू हुआ है, रिक्रूटमेंट चालू हुआ। हर साल 45,000 to 50,000 जो है अग्निवीर जो मेंबर्स को रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 4 साल के बाद जो जितना रिक्रूटमेंट हुआ उसका 25% दोबारा रिक्रूट किया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं रिक्रूट किया जाएगा। दोबारा जो रिक्रूट किया 15 साल के लिए, तो 15 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी। जो लोग 15 साल कंटिन्यू करेंगे उसको पेंशन मिलेगी। ठीक, अभी कुछ बेनिफिट भी है गवर्नमेंट, कुछ ऑब्जेक्टिव भी है इसके साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस है, जो लोग जोश है, जिसके ऊपर मोटिवेटेड है, आर्मी में आना चाहते हैं, डिफेंस में आना चाहते हैं, नेवी में आना चाहते हैं, ठीक, वो लोग 4 ईयर्स के लिए इसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 4 साल के बाद एक पैकेज उनको मिलेगी गवर्नमेंट तरफ से 11 लाख। उसके बाद जो एक डिफेंस एक उसका ट्रेनिंग मिला, डिफेंस का ट्रेनिंग मिले। ट्रेनिंग कई जगह उस काम में आएगा, जीरो तो नहीं होगा लेकिन कई जगह उसको काम में तो आएगा। कई जगह जॉब भी मिल सकता है, मतलब प्राइवेट जॉब, कई जगह जॉब मिल सकता है। ये गवर्नमेंट का लुकआउट है। लेकिन इसका चैलेंजेस भी है कुछ। उसका जो अगर बोलेंगे नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे, अगर 4 साल बाद इन्होंने ट्रेनिंग किया उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट जॉब ढूंढना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये भी आर्गूमेंट है। दूसरा जॉब उसको कहाँ मिलेंगे, ये भी आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ आता है। उसके बाद जो रेगुलर जो आर्मी है उनको जॉब के बाद जो ड्यूरेशन के बाद उसको पेंशन मिलते हैं, लेकिन इन दैट केस अग्निवीर के उसको पेंशन नहीं मिलेंगे। ये भी एक आर्गूमेंट है। और भी जो है, जो बाकी जो रेगुलर पेंशन रेगुलर आर्मी पर्सन है उसको एक ग्रेजुटी मिलता है। उनको जो है चाइल्ड का जो है चाइल्ड तो एजुकेशन उसका फ्री मिलता है, और भी कई सारी पॉलिसी उनको। इन दैट केस अग्निवीर को ऐसा कोई स्कीम की तरह कोई फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। ये भी पॉइंट है। ठीक है, इस आर्टिकल का डिटेल्स और डिटेल डिस्कस करेंगे। क्यों स्कीम लागू हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट का एम्बिशन का डिटेल डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या है, ये डिटेल हम डिस्कस करेंगे। न्यू स्कीम है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कितने साल के लिए, मैं बोल रहा हूँ 4 साल के लिए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। अभी मैटर क्या आ रहा है, कई जगह मैटर काफ़ी दिन से मैटर चल रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो है एक्सटेंशन किया जाए, उसका रीजनल ब्रांचेज बना जाए, उसका बेंचेज बना जाए। ऐसा भी कभी लोकसभा में भी बात हुई थी, उसको जो मिनिस्टर लेवल भी उसका अप्रूवल हुआ, लेकिन एपेक्स कोर्ट में उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। अभी मैटर क्या है, क्यों उसको एक्सटेंशन किया जा रहा है? लॉजिकली सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर बताया जाए 3 कैटेगरी वर्क है। ठीक है, एक तो उसको बताया जाए उसको ओरिजिनल वर्क, अपीलेट वर्क। ओरिजिनल वर्क बोल सकते हैं
उसका जो ओरिजिनल होगा तो होगा सेंटर टू स्टेट डिस्प्यूट, पर सेंटर एक साइड में, दूसरी साइड में वन और मोर स्टेट अलग साइड में कोई डिस्प्यूट हो, सुप्रीम कोर्ट उसको एक आता। कल में भी डिस्कस किया था। देखिए इस क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सेंटर टू स्टेट वन और मोर स्टेट अगेंस्ट में कोई डिस्प्यूट हो, उसका सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट करेंगे। दूसरा जो है एक साइड में सेंटर और वन और टू स्टेट एक साइड में, उसके बाद अदर स्टेट, ऐसे भी केस में सुप्रीम कोर्ट उसको जजमेंट दे सकते हैं। तीसरी साइड में क्या है, स्टेट टू स्टेट, इसमें सेंटर नहीं, स्टेट टू स्टेट जो है डिस्प्यूट है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एक कुछ ओरिजिनल फंक्शन है। दूसरा का अपील, कोई भी अपील करेगा, कोई हाई कोर्ट से कोई पिटिशन आए, बाकी जगह कुछ क्रिमिनल केस है, कभी सिविल केस है, कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे। तीसरा जो एडवाइजरी रोल है, एडवाइजरी रोल क्या है, अगर प्रेसिडेंट कोई मैटर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस मांगे, कोई पॉइंट का सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस मांगे तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। ये 3 पॉइंट है। अभी मैटर क्या हुआ, एज पर 145, देखिए 145/3 ये आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट बेंच होना चाहिए, बेंच में क्या करेंगे 9, 5, 7, 9 इतना जज रहेंगे, वो लोग जो है पिटिशन देंगे। ठीक है, अभी कुछ डिविजनल बेस में भी जो है, डिविजनल केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा कई 2 जज रहता है, 2-3 जज भी रहते हैं कई केस में, कई केस देखा आपने, हमने देखा। इस में जो सुप्रीम कोर्ट जो एरिया, फास्ट एरिया जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं, फास्ट एरिया कई हमने देखा जो है, एक तो आपका जो एबॉर्शन केस हो गया, सेम सेक्स हो गया, कई फास्ट एरिया केस में कई सारे डिस्प्यूट है। कभी जो मुस्लिम का जो इसका जो तलाक केस में कई से डिस्प्यूट देते हैं। कुछ दिन पहले फॉरेस्ट एक्ट को अगेंस्ट गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट में जाकर डिस्प्यूट उन्होंने लॉ दिया। ये सारी केस जो है बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है। सुप्रीम कोर्ट जज का जो करते हैं लोग, रात भर सोते नहीं, लोग पढ़ते रहते हैं, मेरा जो लगता है बहुत रिसर्च करते हैं। इनका जो रिसर्च जजमेंट है कई केस में लॉ भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे मैटर इसमें हुआ, ये सारी जजमेंट जो है, इतना से जजमेंट के लिए कई सारी कई केस पेंडिंग हो गया। बताया जा रहा है अभी तक तो 79,800 अप्रोक्स जो है, 79,800 मतलब इतना सारी केस पेंडिंग हो गया। सोचिए कितना सारी केस पेंडिंग है। एक का उसका सॉल्यूशंस कब होगा? अभी और भी मैटर सामने आ रहा है। देखिए मैटर और भी जो कई आर्गुमेंट बोले, 2 लोग दिल्ली का नज़दीक है, सुप्रीम मेनली हाई कोर्ट का मेनली मेजोरिटी आता है, हाई कोर्ट के अपील को आता है, पिटिशन आता है। जो दिल्ली का नज़दीक है, जिसका आना जाना जो है ईजी है, जिसको जो दूर में है उसके लिए दिल्ली में आके उसको केस लड़ना बहुत महंगा पड़ता है। जो दिल्ली के नज़दीक है, ईजी एक्सेसिबल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आके उसको केस लड़ना ईजी रहता है। इसलिए जो आर्गूमेंट है, ऐसा कुछ और भी ब्रांचेज बनाया जाए, और भी जगह ब्रांचेज बनाया जाए जो बाकी जगह में एसेस करने के लिए, ईजी एसेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उसको राय दे। एक तो इतना लोड है, और जो बाकी जगह में जो ऐसे जिसको सुप्रीम कोर्ट हेल्प चाहिए, बस राय करना, उसको देखो दूर है, इतना दूर है, नहीं कर पाते। ये भी केस कई मैटर पेंडिंग हो जा रहे हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल काफ़ी लंबा है, काफ़ी डिस्कशन है। ये आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। मेनली इसको कोई और कुछ जो जजमेंट जो जज है उसके लिए कुछ आलोचन मांगा है, उसका कोई जस्टिस जो है गोविंद माथुर एंड संजय घोष, दोनों का डिस्कशन है। लेकिन हम इसको एज ए जनरल दोनों का क्या बोलो वो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ए मैटर क्या है, मैटर का हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम पॉइंट है, दिस इज आर्गूमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन फिल्म्स में आ सकता है, मेन से भी क्वेश्चन है। मैं डिस्कस करिए ना, अभी तीन क्लॉज इसके ऊपर आ सकता है, 3 जो फंक्शन है सुप्रीम का फंक्शन क्या है, स्टेट टू, इसको क्वेश्चन आए भी है, स्टेट टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट, और एक साइड में सेंटर स्टेट और दूसरे में बाकी स्टेट, ऐसे 3 अलग अलग केस में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है तीनों टाइप है, एक तो हो गया ओरिजिनल है, दूसरा तो अपीलेटेड, तीसरा जजमेंट रहता है एडवाइजरी जज रहता है। ऐसे केस में सुप्रीम प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मैटर पॉलिटिकल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से जो प्रीवियस है क्वेश्चंस 2 दिन पहले इसको हमने इसको कवर किया है। अगर आप मेरे चैनल में प्रीवियस सर्च करेंगे तो इसका लेक्चर आप मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है, दूसरा मैं समरी बता रहा हूँ, आशा जो हेल्थ वर्कर्स, इसका रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी गांव-गांव में जाके ये लोग हेल्प करते हैं, काफ़ी चलो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स है। लेकिन बताया जा रहा है इनके लोग कई सारे चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ता है, कई से ग्रीवेंस आते हैं, इसके साथ बदतमीजी बात करते हैं। इनका खुद जो खाना नहीं टाइम में नहीं खा पाता, पानी नहीं पाता है, कई जगह जो फूड नहीं मिलता, फ्रूट्स नहीं मिलता खाने, ऐसे वर्कलोड है।
धूप में जाना पड़ता है, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश में जाकर धूप में जाना पड़ता है, कई कंडीशन ऐसा भी होता है, कहीं के दूर दूर है गाँव में जाना हुआ जहाँ पे कर आने जगह साधन नहीं, पैदल जाना पड़ता है, ऐसे केस में इनका खुद का जो हेल्थ कंडीशन बहुत डिटोरेशन होता है। ये टॉपिक हमने डिस्कस, कुछ दिन पहले भी WHO जो है सेंटर को सजेस्ट किया था इसको हेल्थ इंश्योरेंस का अंदर आया जाए, तो इंश्योरेंस आपको पता होगा रिसेंटली आयुष्मान भारत का अंदर आशा जो हेल्थ वर्कर्स है इनको इंक्लूड किया गया, एक टॉपिक है। दूसरा लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अल्बानिया कैपिटल के साथ जो इंटरनेट रिलेशंस है, काफ़ी दिन पहले जो अल्बानिया जो उसका जो एम्बेसी दिल्ली में हुआ था 2008 के बाद 8 में हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद बंद हो गया था। अब अल्बानिया बोल रहा है, अल्बानिया जो फॉरेन मिनिस्टर बोला दोबारा दिल्ली में एम्बेसी बनाएंगे। इंडिया भी जो अल्बानिया में अपना जो एम्बेसी बनाएंगे। ये मैटर इसको दोनों का जो रिलेशंस कल्चरल इकोनॉमिक हिस्ट्री रिलेशन एक बार डिस्कस करना जरूरी है। ये क्वेश्चन किस तरफ आएंगे मैं बोल नहीं चाहते, आपको मेन टॉपिक है इंटरनेशनल का ही टॉपिक है, यूए के साथ रिलेशन काता के साथ, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको पता भी नहीं अल्बानिया के साथ आ गया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अल्बानिया का जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ग्रीस के साथ ग्रीस का जो प्राइम मिनिस्टर आए थे, हो सकता है अल्बानिया आ गया, ऐसे आप कैसे चैलेंज दे सकते हैं, ठीक है। तो अल्बानिया मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए अल्बानिया के लोकेशन से, एक तो यूरोपियन कंट्री और US या एशिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं। अग्निवीर स्कीम 2022 जून में गवर्नमेंट स्कीम लाया था। इस स्कीम की तरफ कोई भी जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में तीनों सेक्टर में जो यंग जनरेशन है, यंग में जो 17 साल का 23 साल का जो युवा एरिया है उसको जॉब दिया जाएगा। कितने दिन के लिए? 4 साल के लिए। ईयरली जो 45 to 50,000 जो है रिक्रूटमेंट होगा, उसको 4 साल के लिए उसको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। 4 साल के बाद उसको जो 25% रहेगा उसको दोबारा रिक्रूटमेंट किया जाए 15 साल के लिए। लेकिन बाकी जो है 75% उसको नहीं रिक्रूटमेंट किया जाए, उसको नहीं रिक्रूटमेंट, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट लो दूसरी जगह ही अपना कुछ काम कर सकते हैं, दूसरी जगह प्राइवेट जॉब का ही कर सकते हैं, कई जगह सिक्योरिटी फोर्स में काम कर सकते हैं। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऐसे तो काम नहीं करेंगे, इसका रिलेशंस को क्या टॉपिक क्या है का वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका चैलेंजेस क्या है, इसका आर्गूमेंट क्या है, सारी पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है। अभी ये आर्टिकल बोल रहा है ये अभी तो शुरुआत हुआ है, रिक्रूटमेंट चालू हुआ, लेकिन इतना जल्दी इसका जो एनालिसिस करना, इसका सिग्निफिकेंस करना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी आगे और देखेंगे पॉइंट को, ये आर्टिकल ये बता रहे हैं। अग्निपथ जो स्कीम है, गवर्नमेंट आज अनवील जो अग्निपथ स्कीम रिक्रूटमेंट सोल्जर एक्यूरेसी 3 सर्विस बात करता है, जून 14 2022 में रिक्रूटमेंट हुआ था। इसका जो है सैलरी पैकेज क्या रहेंगे, सैलरी पैकेज फर्स्ट ईयर में 30,000 आएगी, 30,000 इन बेसिक पे 21,000 आएंगे और 9,000 निधि स्कीम में डिपॉजिट रहेगा। निधि जो है निधि इसमें सेवा निधि में डिपॉजिट रहेगा, बाद में 4 साल के बाद इसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। 4 साल के बाद 11.71 लाख जो है सेवा निधि का जाएगा उसको वापस मिल जाएंगे, क्लियर है। उसका जो है इंश्योरेंस जो है एक इंश्योरेंस 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी, ठीक है। और जो है इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस मिलेगी, और जो है 48 लाख का एक इंश्योरेंस मिलेगी अगर इन केस ऑफ डेथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा और 48 लाख का इंश्योरेंस मिलेंगे। कोई गवर्नमेंट बोल रहा है कोई युवा है जिसको मोटिवेटेड और जोश और जो है पेट्रोटिक मोटिवेटेड जो है उसका जॉब मिलेगा, ईयरली जो 45 to 50,000 जो है इसमें मिलेंगे, इक्विपमेंट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे स्पेंड 75 to 23 ईयर्स एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ओनली पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक में, दिस इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक में। कमीशन ऑफिसर आर द आर्मीज हाईएस्ट रैंक ऑफिसर, कमीशन ऑफ होल्ड पर एग्जीक्यूटिव रैंक एक कमीशन ऑफिसर्स है। जो ऑब्जेक्टिव की बात करा जो है 4 to 5 रहेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इसके एवरेज वर्क फोर्स वर्क एज अगर कम अगर 17 से 23 साल का लेंगे तो एवरेज एज आर्मी का कम हो जाएगा, 6 to 7 ईयर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट ऑफ आर्मी जो बेनिफिटेड अग्निवीर जो है, जो लोग अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम में जो जॉब मिले उसको अग्निवीर बोलता है, ठीक है। अग्निवीर क्या बेनिफिट है, 4 ईयर्स के बाद 11.71 लाख उसको दिया जाएगा। देयर विल ऑल्सो गेट 48 लाख इंश्योरेंस कवर 4 ईयर्स में 48 लाख मिलेंगे। इन केस ऑफ डेथ ले आउट विल बी ओवर 1 करोड़ इंक्लूडिंग पे ऑफ दी अनरिजर्व टेंशन, जो डेथ हो गया कहीं बैटल में एक्सपायर्ड हो गया तो जो
पेमेंट पेंडिंग जो बाकी जो बैलेंस टेंशन उसका पेमेंट भी उसको फैमिली वालों को मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट हेल्प टू रिलेवेड सोल्जर लीव द सर्विस आफ्टर 4 years दे विल बी प्रोवाइड स्किल सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। कॉम्पेयर टू रेगुलर डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग सैलरी जो है डिफरेंस बता रही, इन जो स्टार्टिंग 30,000 मिलेंगे, हायरा जो रेगुलर जो आर्मी है उसको 40,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलते हैं। एलिजिबल पेंशन के बाद पेंशन जो है उसको जो रेगुलर आर्मी है उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो 25% रेगुलर जो अग्निवीर उसको 4 साल के बाद तो पेंशन नहीं मिलेगी, वन टाइम 11.71 लाख मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद 25% जो अग्निवीर सोल्जर है उसको री रिक्रूटमेंट होगा 15 साल के लिए, 15 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी, ये पॉइंट है। इनके सब बैटल कैजुअलिटी हो जाएगा तो इनके रेगुलर में क्या होगा, पेंशन मिलते हैं, गवर्नमेंट को भी जो ग्रेचुटी मिलता है बहुत सारी वन टाइम फंड मिलता है। लेकिन इन दैट केस अग्निवीर को ऐसा कुछ पैसा पेंशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन 48 लाख जो इंश्योरेंस कवर है वन टाइम उसको मिलेंगे। ग्रेचुटी इंश्योरेंस, ग्रेचुटी तो रेगुलर पेंशन मिल के मिलता है, और जो फैमिली जो चिल्ड्रेन है उसको अप टू ग्रेजुएशन तक उसको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। लेकिन अग्निवीर जो पीपल उसको ऐसे को नहीं मिलते। डिजेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस, कुछ सर्विस में डिजेबिलिटी हो गया तो रेगुलर जो पर्सन है उसको एग्जीक्यूशन मिलेंगे, डिपेंड ऑन पर्सन डिजेबिलिटी सफर। रेगुलर जो पर्सन है उसको एग्जीक्यूशन मिलेंगे। लेकिन हायरा जो अग्निवीर है तो 7 का जो उसमें जो पॉलिसी है उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, अदर कुछ नहीं मिलेगा। रिलेटेड कंसर्न जो बात करता है, डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब, डिफिकल्ट टू इन दैट केस डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब ऐसा बताया जा रहा है। अगर 4 साल के बाद कोई अगर छोड़ दिया गया, डिफिकल्ट टू फाइंड और गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेगुलर 45 to 50,000 रिक्रूटमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं, मेरे को ऐसे भी नहीं, अगर डिफिकल्ट तो 4 साल के बाद कुछ फंड भी आए, पैसे भी आ जाएगा, वो कैसे अगर कोई घर में बैठे ना बैठे कुछ करे तो उसको 4 साल में पैसा ही मिल जाएगा, और जो है कुछ कर भी सकता है उस पैसे से, अपना कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं। और जो दूसरा सिक्योरिटी फोर्स में कई जॉब लगता है, कोई कंपनी में सिक्योरिटी फोर्स में लगता है, मे बी कंपनी में जॉब किया है तो कई जगह सिक्योरिटी फोर्स में कई जॉब है, कई लोग करते भी है। नो पेंशन बेनिफिट तो डिस्कस हो गया। ट्रेनिंग में रीडिंग ऑन इट, जो ट्रेनिंग जो ऐसा बात है, ट्रेनिंग कई कुछ में आर्गूमेंट है। अगर ट्रेनिंग लिया उसने 4 साल जॉब किया, उसके बाद उसको घर में बैठेंगे तो ट्रेनिंग जो लिया उसको न्यू ले जाएंगे। हाँ मानता हूँ ट्रेनिंग को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन जो ट्रेनिंग जो कुछ एक्सपीरियंस हुआ कई जगह उसका फेवर में अनफेवर में बोल सकता हूँ। अगर अगेंस्ट में बोलना है ठीक है, जॉब नहीं मिलेगा, उसको अनयूटिलाइज हो जाएगा, फैमिली मेम्बर कोई उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इन फेवर में अगर फेवर पॉइंट बताया जाए, 4 साल के बाद उसको एक वन टाइम पैसा तो मिलेगा, और उसमें कुछ जॉब बिजनेस भी कर सकते हैं और भी कुछ काम भी कर सकते खुद, और भी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड जो ऐसे कई काम जॉब तो मिल भी सकता है, ठीक है, ये भी पॉइंट है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दियर, सिग्निफिकेंस रेडी सोल्जर, हाँ रेडी सोल्जर मिल जाएगा गवर्नमेंट, अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो 4 साल काम किया, गवर्नमेंट को इमीडिएट रिक्वायरमेंट आ गया तो इसमें से कभी हो सकता है कुछ दिन के लिए और 2-4 साल के लिए कोई रिक्वायरमेंट कर सकता है, रेडी सोल्जर मिल जाएगा। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यस हायर स्किल वर्क फोर्स, इंपॉर्टेंट हायर स्किल वर्क फोर्स टू बी एम्प्लॉयड, हेल्पफुल प्रोडक्टिविटी, जीडीपी ग्रोथ जो है, ऐसे भी पॉइंट है, एक पॉइंट है अग्निवीर स्कीम का। तो इस टॉपिक के ऊपर कई पॉइंट हमने डिस्कस किया। इसमें क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, व्हाट इज़ अग्निपथ स्कीम, कब लॉन्च हुआ था, 2022 में लॉन्च हुआ था, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए लॉन्च हुई थी, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी डिस्कस हो गया, उसमें कितना जो पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पॉइंट हम डिस्कस किया। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर जो सोल्जर है उसको सारी पॉइंट डिस्कस किया। आप और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वेबसाइट में, और मैंने तो पूरा कवर कर लिया इसमें, मैक्सिमम जो एज पर जो है ईपीएससी पॉइंट में डिस्कस किया। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कोई भी साइट में जाके आप शायद जानकारी कर सकते हैं, लेकिन ये भी सफिशेंट है एग्जाम के लिए, मैं जितना समझता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। शुड इंडिया हैव रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मैटर काफ़ी दिन से चल रहा है, जैसे कि अलग अलग टाइम में बात हो रहा है। मैटर यहाँ पे आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन वर्क जो है मेनली 2 टाइप के वर्क में डिवाइड कर सकते हैं मेजर, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और एक लीगल बेंच, लीगल वर्क, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल बेंच है, इसमें कई सारे डिस्कशन हो रहा है, लोकसभा में बात हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट जो वर्क जो है इतना ओवरलोडेड हो गया है, अभी तक है ऑलमोस्ट 80,000 केस पेंडिंग है, और जो मैक्सिमम केस आता है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, वो नियरेस्ट टू दिल्ली, मतलब
हरियाणा और पंजाब जो नियरेस्ट है उसी एरिया से हाई कोर्ट का एरिया से आता है। जो दिल्ली से दूर है, मतलब बाकी एरिया में कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बाकी चेन्नई हो गया, उस एरिया में केस जो है दिल्ली में आके केस लड़ना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बर्डन बढ़ जाते, इसमें पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वन ऑफ द मेजर आर्गूमेंट जो रीजनल बेंच लिया जाए। रीजनल मतलब जो बात करें, एक कॉन्स्टिट्यूशन में, दो दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चलेंगे और चलते रहेंगे, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब लीगल जो बेंच है बाकी रीजनल बेंच में डिवाइड किया जाए, तो उसका ऊपर जो बाकी एरिया में जो पीपल्स उसका जो मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब लीगल बेंच है, सिविल वर्क जो है उसका जो जस्टिस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे जो अपील जो है रीजनल बेस में हो जाए। ठीक, ये मैटर काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन एपेक्स कोर्ट में, ठीक, ये बताया जा रहा है, ये तो लॉ मिनिस्टर अप्रूवल दे दिया, लेकिन एपेक्स कोर्ट में उसको बार बार रिजेक्ट कर रहा है। इसलिए जो आज का हिंदू आर्टिकल में इन्होंने दो जस्टिस है, जस्टिस गोविंद माथुर या जस्टिस संजय घोष को, उनके दोनों का राय लिया, दोनों ने डिस्कशन किया। ये आर्टिकल मेन मुद्दा, ये डिस्कशन पॉइंट है, दोनों को पूछा, का ये मैटर पूछा गया, जो बता रहा हूँ इसमें उनका राय क्या है, दोनों अलग अलग राय दिए, दोनों का अलग अलग जजमेंट, मतलब उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया, ये आर्टिकल उसके हुए। लेकिन हम एज ए होल डिस्कस करेंगे मैटर क्या है, जो अपना क्वेश्चन पॉइंट है वो अपना ईजी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो बात कर रहा था, जो हमने इंट्रोडक्शन पॉइंट में, सुप्रीम कोर्ट मेनली 3 टाइप का वर्क उसका जस्टिस में, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए, 3 टाइप का वर्क। एक तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट देता है सेंटर एंड अदर स्टेट, एक साइड में सेंटर, दूसरे साइड में अदर स्टेट को डिस्प्यूट हो, उसको में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में जजमेंट देते हैं, डिस्प्यूट क्लियर करते हैं। सेकेंड में जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऐसा भी हो सकता है, ओरिजिनल जो केस में, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल में जो केस है ओरिजिनल, एपिलेटेड और जो है वो एडवाइसरी। ओरिजिनल में 3 पार्ट है, सेंटर टू स्टेट मतलब नंबर बेस्ड 1 और मोर स्टेट, सेंटर एंड एक साइड में सेंटर एंड 1 स्टेट व 2 स्टेट, अदर में अपोजिट नंबर ऑफ स्टेट, ऐसे भी केस हो सकता है। तीसरे केस में बिटवीन स्टेट टू स्टेट, इसमें सेंटर इन्वॉल्व नहीं, इसमें जो डिस्प्यूट है उसमें सुप्रीम कोर्ट इनका जो सॉल्यूशन दे सकते। देखिए ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा एफिलिएटेड क्वेश्चन जो है, एफिलिएटेड मतलब जो है कई सिविल टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट दे सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट है, अगर कोई एडवाइसरी मतलब हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उसके एडवाइसरी केस में उसको जजमेंट दे, उसको एडवाइस कर सकते हैं। तीनों पॉइंट है, ठीक है। अभी जो बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 145/3, इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या करेंगे, इसके बेंच में 5 जजमेंट 7 9 जजमेंट आएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो जजमेंट उन्होंने डिस्कशन करें। एक तो हमारी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उन्हें जजमेंट देंगे। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट भी जो है डिविजनल बेंच में जो है 2 और 3 जजमेंट में कई जजमेंट तो करते हैं। डिविजनल बेंच में तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, डिविजनल बेंच में क्या करते हैं, बहुत सारी जो वाइड रेंज ऑफ जो मतलब है उसका अपील्स है, उसमें कई केस में ऐसे भी हो सकता है फिल्म का जो उसका फिल्म का जजमेंट करना ही नहीं का केस में से, तो अब देखा होगा कई केस में जजमेंट कई सारे डिफरेंट टॉपिक का जजमेंट हुआ। एक तो आपका एबॉर्शन केस में जजमेंट हुआ, एक तो तलाक रिलेटेड, एक फॉरेस्ट एक्ट के कई दिन पहले फॉरेस्ट एक्ट रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक में। फॉरेस्ट एक्ट 2023 में फॉरेस्ट एक्ट है, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट लड़ाई फाइट किया, उसमें वो काफ़ी रिसर्च किया, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाके, लॉ के अगेंस्ट में जाकर उन्होंने फाइट स्टैंड दिया। कुछ दिन पहले भी देखा ना, जो चंडीगढ़ में जो उनको मेयर का रेस में सुप्रीम कोर्ट जो उसको काफ़ी फाइट किया, काफ़ी मतलब स्टडी किया, रिसर्च करके उन्होंने जजमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट स्टैंड के लिए था। तो मेरा बोलने का मतलब है अलग अलग एरिया में जाके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते, उसको जो नंबर ऑफ रिसर्च करे तो नंबर ऑफ एक जजमेंट काफ़ी टाइम लग जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने देखा होगा एक जो जिसको जो एबॉर्शन के लिए उसको केस किया, उसको कई दिन चला, उसको कई रिसर्च हुआ, ये तो टाइम लग जाता है। इसलिए क्या होता है सुप्रीम कोर्ट अभी तक 80,000 केस जो है सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग हो गया, तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है, 80,000 केस पेंडिंग हो गया। तो अभी टोटल जज कितना है, 34, ध्यान दीजिएगा, मैं और डिस्कस करूँगा। टोटल जज सुप्रीम कोर्ट अभी 34 सैंक्शन है, ठीक। डिटेल डिस्कस आगे पहले कितना था, स्टेप स्टेप जो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट जजेज जो बढ़ते गया। ए बी पी जो क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर ऑफ जज कितना है, 30 भी बोल सकते हैं, 32 बोल सकते हैं, आपको अभी प्रेजेंट एज पर पार्लियामेंट का जो है
प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन था 34, जो एज पर इंक्रीज होते गया। पहले कितना तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आसानी हो जाएगा। अभी केस जो है कॉप्चुम में 80,000 केस जो पेंडिंग हो गया। अभी मैटर कई केस में ऐसा हो रहा है, इसको कैसे किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को अलग किया जाए। दिल्ली में चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में तो 5 to 9 जज में कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर जो है, कोई किसी को कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डिस्कस करना है, किसी को राइट अपना राइट का कुछ पॉइंट है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जजमेंट चाहिए, कोई क्लियरिटी चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जजमेंट देंगे, ठीक। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो लीगल मैटर है उसको रीजनल बेस में उसको किया जाए। रीजन कहाँ पे होगा, चेन्नई व हैदराबाद दोनों, कोई भी जगह होगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, 4 जगह में हो जाएगा। अभी ये बताया जा रहा है 4 जगह में एक इसमें 6 जज रखा जाए, 6 जज में पर इसमें एरिया में 6 जज क्या करेंगे, अपना अपना राय देते रहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर, लीगल मैटर के ऊपर, ठीक। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर दिल्ली में जाएंगे। अभी मैटर क्या है, अलग अलग जो है लॉ कमीशन, 10th लॉ कमीशन 1984 में 10th लॉ कमीशन इसमें कुछ उनको रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। ध्यान से देखिए 10th लॉ कमीशन ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट को दो पार्ट में किया जाए, जो बात करता एक कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल, दोनों पार्ट में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो बात करते कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को दिल्ली रखेंगे, लीगल मैटर को बाकी जगह में बाकी भी डिवाइड किया जाएगा। दूसरी बात जो है 11th लॉ कमीशन जो है 1988 में बोला जाए सुप्रीम कोर्ट का जो है डिवाइड किया जाए, वो अलग अलग रीजनल पार्ट में, क्योंकि बोला जो बात करता है दिल्ली के नज़दीक, जो हाई कोर्ट का केस दिल्ली में आता है उसके नज़दीक दिल्ली में आता है, कोई पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही बोला अगर सब हम ये बात का कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अलग कर देंगे, लेकिन किसी को जो मुंबई या चेन्नई में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कशन करना, दिल्ली में आएंगे क्या, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों पार्ट डिवाइड कर दे मैटर को और रीजनल बेस में किया जाए। जो बाकी जो मैटर है जिसको दिल्ली से दूर है उसको कॉस्ट बेसिस में दिल्ली में आने बात है, उसके लिए जो आसान हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये मैटर उनको जो 11 लॉ कमीशन का पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। 11 कमीशन 1988 में, पहले तो 10 क्या था 1984 में था। ऐसा केस था 1986 में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ था, बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें केस में चीफ जस्टिस ने बोला था एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए, दे शुड एबल टू इंटरटेन स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन किसको चाहिए, उस नेशनल जो है कोर्ट ऑफ अपील इसको करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बर्डन कम हो जाएगा, देखिए इसका कसम। इससे एक केस है तो डिवाइड करने के लिए बात हुई थी, डिविजन बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद जो है बात कर रहा था। अभी बात कर लें 229 लॉ कमीशन जो 2009 में बोला था, रिकमेंडेशन 4 रीजनल लोकेटेड, जो बात कर दिल्ली में, चेन्नई और हैदराबाद कोई भी एक, कोलकाता मुंबई दोनों में किया जाए, जो एक रीजनल जो कोर्ट होगा उसमें 6 जज बैठा जाए, अलग अलग सेक्टर में 4 रीजनल में 6 जज बैठा जाए, उसको जो रीजनल जो लॉ जो लीगल कोर्ट है उसको डिस्कशन तो रहेंगे, उसको जजमेंट दे देंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो है वो दिल्ली में होते जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेन एज इट इज़ दिल्ली में होते जाएंगे, ऐसे बात चल रहा है। जो पुराना केस है उन्होंने कुछ पॉइंट कॉलोनियल टाइम में ऐसा बात हुआ था, पहले सुप्रीम कोर्ट क्या था, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में कॉलोनी 1861 में जो था ना, वहाँ पर इंडियन हाई कोर्ट जो है रिप्लेस सुप्रीम कोर्ट, 1861 जो है एक्ट था इंडियन हाई कोर्ट, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस करके जो सेपरेट रीजन अलग अलग किया था, उसको वो सुप्रीम कोर्ट जो न्यू जो हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट उसको 1950 में 28 जनवरी में उसको बिल किया था, ठीक है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो पहले कितना जजमेंट था, पहले 8 जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट जब चालू हुआ था 8 जजमेंट था। जब इशू में जजमेंट इंक्रीज कौन करता है, पार्लियामेंट का थ्रू होता है और प्रेसिडेंट का थ्रू होता है। पार्लियामेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 1950 में कितना था 8 था, उसके बाद 11 1956 हो गया, 1960 में 14 हो गया। देखिए इसके प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पहले 1950 में जो था उसमें 8 था, 1956 में 11 हो गया, 1960 में 14, उसके बाद 1918, 1986 में 26, 2009 में 31, अभी 2019 में 34 अभी है। ध्यान दीजिए कौन इंक्रीज करता है, पार्लियामेंट को थ्रू आता है, प्रेसिडेंट को थ्रू, पार्लियामेंट रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को थ्रू सैंक्शन होता है, इंक्रीज करना उसको प्रेसिडेंट का हाथ में। ये भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ओवरबर्डन कोर्ट जो है जो बात करते हैं ओवरबर्डन केस है, ऐसा भी केस हुआ था 2022 में जो है आउट ऑफ जो है तो आउट ओनली 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो है 1200 केस के अंदर ओनली
4 केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेस में हुआ था। इसलिए एक बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जो है लीगल नॉन लीगल कोर्ट में किया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड दिल्ली में रह जाएंगे, बाकी जो लीगल पार्ट है बाकी जगह में अलग अलग जगह में हो जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट विल बी स्प्लिट इन 3, देयर टू बी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कर रहे हैं। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अलग अलग बाद में डिवाइड किया जाएगा, उसको फाइनल किया जाएगा। इसमें बातचीत चल रहा है, जो मतलब अलग में डिस्कस किया, अलग अलग मैटर कहाँ से आई, अलग अलग जो कमीशन से, लॉ कमीशन क्या क्या बात हो, बयान से जगह क्या क्या कमीशन से बात हुई थी, कहाँ पे बात उठ के आ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट हो, बयान से जगह रिक्वायरमेंट कहाँ पे हो रहे हैं, अलग अलग जो कमीशन क्या डिस्कशन हो रहे हैं, मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से। अभी तो फाइनल कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अभी डिस्कशन मैटर में, ठीक है, ये मेरा डिस्कस हो गया। अभी जो दोनों जस्टिस है उनके बीच में कुछ पूछा गया, ठीक है, दिस इज डिस्कशन मैटर, अभी फाइनल नहीं है। तो पूछा गया, जो बात कर रहा था, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, अभी उसमें क्या जो रीजनल बेस में, जो दिल्ली का नज़दीक जहाँ पे आता है हाई कोर्ट, जो जहाँ पे है उससे दिल्ली में नज़दीक आता है मैटर, लेकिन जो दूर में दिल्ली से, मुंबई में, कोलकाता में, कई जगह, चेन्नई में, कई जगह तो बहुत दूर रहता है, उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ दिल्ली में कोर्ट लाने के लिए। तो इन्होंने दोनों जस्टिस को पूछा गया, अब बताइए इसको, इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने 2 पॉइंट अलग अलग बोले। तो पहले जो जस्टिस गोविंद माथुर जो है एक फेवर में बताया, एक और एक दूसरे पॉइंट में इन्होंने 2 बातें, हाँ यस, इस वो दोनों अगर डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग जर्नल हो जाएगा, तो केस जो है उसमें फ़ायदा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दिल्ली में हो जाएंगे, बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में लीगल बेस बाकी जाएगा, तो कई बार्डन जो मेन बार्डन जो पड़ रहा है उसका फ़ायदा होगा। दूसरा जो एगेज में बोल रहा है, सिर्फ उन्होंने ये बोल रहा है सिर्फ डिवाइड करने से नहीं होगा, रीजनल करने से नहीं होगा, अभी उसको स्क्रूटिनी होना चाहिए। कई केस जो है स्क्रूटिनी करके जो स्क्रूटिनी को इम्पोर्टेंट केस को सुप्रीम कोर्ट लिया जाए, बाकी केस को हाई कोर्ट में, बाकी नीचे कोर्ट में डिसीजन दिया जाए। स्क्रूटिनी करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी कोर्ट बढ़ाने से नहीं होगा, पॉइंट बोला, स्क्रूटिनी करना भी इम्पोर्टेंस है, ये बोल रहे एज पर सिविलिटी। ये बोल हाइब्रिड हियरिंग, मतलब भारत बोलते हैं ऑनलाइन जो बात कर, पेंडेमिक टाइम में कई केस में जो है वर्चुअल जो है जजमेंट हुआ था। ऐसा पूछा गया वर्चुअल जज में कुछ फ़ायदा होगा क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। वर्चुअल मीटिंग क्या होता है, दो यहाँ पे कई दिल्ली में, मुंबई में, कई द्वारा देखो वर्चुअल कर गए, लेकिन उसमें फेवर में बात है, बीच में बात है। वर्चुअल मीटिंग में वैसे था फेवर को इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन कई केस में ऐसा भी हो सकता है, सामने आना, जो जजमेंट सामने आएंगे तो और क्लियरिटी होएगा, क्योंकि जो जजेस ह्यूमन बीइंग, इसमें गलती हो सकता है, इसलिए फेस टू फेस जाएंगे। कई केस में जजमेंट सामने होगा, सामने आर्गूमेंट होगा, एक होगा, उसमें और क्लियरिटी होगा रैदर दैन जो वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल जो जजमेंट जो है कई स्पेशल केस में ही हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है, स्पेशल केस में हो जाता है। अदर जो है वर्चुअल कार्ड हर जगह में एप्लीकेबल नहीं है। कई जो ऐसा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ कमीशन है जहाँ पे वर्चुअल मीटिंग अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि बात है साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड सेंट्रल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऑफ इंडिया, ये कुछ कई सेक्टर में वर्चुअल मीटिंग नहीं है, वो कई में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल व हाइब्रिड सेक्टर हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर, राइट। दिस इज डिस्कशन, मतलब कई जगह डिस्कशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो बात है रिविजन का बात चल रही है, इसका कई जगह डिस्कशन चल रहा है, कई लॉ कमीशन चल रहा है। ये भी क्वेश्चन जो डिस्पोजल रेट नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू टोटल पेंडिंग से हमने बताया था, डिस्पोजल बहुत पोर है, ठीक है। कई जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो जजमेंट है, मोर देन 20 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 18 डिस्पोज, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, तो इतना पेंडिंग से कैसे दोनों पूछे, इसमें क्या क्या सोल्यूशन है। वो दोनों स्टेबल रीजनल बेंच में बता, रीजनल बेंच करके आ जाए, ठीक है। और जो है अलग अलग के जो अलग अलग कोर्ट दोनों के बाकी है, रीजनल में कोर्ट को डिवाइड किया जाए, पार्टीशन किया जाए, अलग अलग मैटर रिलेटेड, जैसे अलग अलग कंट्री में चले, फ्रेंड्स में अलग अलग मैटर के लिए अलग जजमेंट है, उसके लिए अलग अलग केस जो डिवाइड किया जाए, मैटर हिसाब से अलग अलग कंट्री में जो भी होता है उस हिसाब से डिवाइड करने से बाद भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये जजमेंट इनका राय है। लॉयर कैन नॉट अफोर्ड, जो बोल तो कई सारे लॉयर जो दिल्ली में आके अफोर्ड नहीं कर पाते, वो आने जाने का भी बोला, लॉयर तो कई जगह लॉयर आना, कई जगह कोई आदमी आके दिल्ली में जाकर रह के हाई कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, इसके लिए जो चॉइस ने मांगा दोनों एग्रीड हुआ। इसमें प्रॉब्लम तो इशू तो है ही है, लेकिन एक जजमेंट भी हो सकता है, दिल्ली डिवाइड रीजन करेंगे तो अलग अलग हो सकते हैं, इसको अलग अलग फ़ायदा हो, चाहे तो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कई जगह जस्टिस चाहिए जिसका पैसा अगर दिल्ली नहीं आ पाते उनको लोग काफ़ी फ़ायदा होगा, ये भी बात चल रहा है। मतलब जो मैटर है, मैटर ये है जो सुप्रीम कोर्ट को डिवीज़न के बारे में
सुप्रीम कोर्ट जो इजी एसेसिबिलिटी टू अदर सेक्टर, इसमें बात कई सेक्टर के दिन से चल रहा है। 30 साल का आप देखा 1988 से बात चल रहा है। अभी तो उसको एपेक्स कोर्ट में उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। अभी केस पेंडिंग सी, अगर इंडिया का अगर देखेंगे पेंडिंग से, ऑफकोर्स कितना पेंडिंग से 80,000 के ऊपर कोर्स पेंडिंग से हो गया, 80,000 को कोर्स पेंडिंग हो गया, इतना लंबा पेंडिंग से, इसलिए बात सोचा जाए उसको डिवीजन किया जाए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, अलग पार्ट बाय पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अलग किया जाए। अलग करने से क्या होगा, अलग अलग कोर्ट में, रीजनल कोर्ट में किया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस में जो सेंटर में किया जाए उसको लिया जाए। ठीक, ऐसे बात चल रही है। कहीं भी ये भी बात चल नहीं, दो शब्द को डिवाइड ही कर दो, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे रीजनल करना वो भी कर सकते हैं, ऐसे मैटर बात चल रहा है। कोई जस्टिस ऐसे बोला उसको एज ए फ्रेंड्स में, मतलब उसको फ्रेंड्स बाकी कंपनी बाकी कंट्री में जैसे चल रहा है, कई कस्टम में जो फ्रांस में कंट्री में उसको जो अलग अलग टॉपिक वाइज जो अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे मैटर भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट पहले प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बात किया क्या क्या पॉइंट को जजमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट, सेंटर टू डिस्प्यूट जो है ऐसे बात होता है। एक क्वेश्चन आए भी था सुप्रीम जजमेंट दे सकते हैं क्या, सेंटर टू यूनियन टेरिटरी, सेंटर टू यूनियन टेरिटरी ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं क्या, डिस्प्यूट सेंटर टू यूनियन टेरिटरी को डिस्प्यूट दे सकते हैं क्या, नो, यूनियन टेरिटरी इज ए पार्ट ऑफ सेंटर, तो सेंटर यूनियन टेरिटरी कोई डिस्प्यूट होगा सुप्रीम कोर्ट नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट देंगे सेंटर टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, सेंटर एंड स्टेट एक साइड में, और सेंटर टू स्टेट एक साइड में और अदर स्टेट अलग साइड में, ऐसे करके सुप्रीम जजमेंट दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह आया जाता है। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट सेल्फ टॉपिक पॉलिटिक्स सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हमने 2 दिन पहले डिस्कशन किया, आप मेरे चैनल में देखेंगे तो 2 दिन पहले सुप्रीम प्रीवियस क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो आप चैनल देख सकते हैं, जो आपका बेनिफिट होंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें वो टॉपिक हम दोबारा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हिंदू न्यूज़पेपर का आज का, आशा वर्कर्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उसका रिलेटेड है। बताया जा रहा है जो रिसेंटली स्टडीज़ किए आशा जो हेल्थ केयर वर्कर पर, उन्होंने ये बता रहे दे आर ओवरवर्क, अंडरपेड एंड एज ऑफ ब्रेकडाउन, इतना ओवरलोड हो गया, इतना अंडरपेड हो गया जो है ब्रेकडाउन की स्थिति है। ये मेरा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा है 2005 और 6 में नेशनल हेल्थ रूरल पॉलिसी के अंदर जो है स्कीम लाया गया, जो रूरल बेस में जो है मेटर्निटी एंड चाइल्ड केयर जो हेल्थ है उसके जरिए एक आशा वर्कर को सिलेक्शन किया गया था। आशा वर्कर ऐसे सिलेक्ट किया गया था तो 1 वर्कर्स पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से, रूरल के हिसाब से, रूरल मतलब गाँव में जो है 1000 पॉपुलेशन होगा तो एक आशा वर्कर रहेंगे। डिपेंड वेरी करें, कई जगह जो कई जगह हो सकता है कम भी हो सकता है, कई वो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है, फिर भी आशा वर्कर हो सकता है। उसके बाद 2013 में अर्बन जो है नेशनल अर्बन हेल्थ पॉलिसी के अंदर जो है इसका अर्बन में भी इंक्लूड किया गया। अभी मैटर क्या हुआ, इनिशियल बेसिस में जो आशा वर्कर्स था, तो जो आशा वर्कर में ये तो चाइल्ड और मेटर्निटी हेल्थ केयर के बेसिस में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसको वर्क जो है कई सेक्टर में बढ़ाया गया। एक्चुअली हुआ क्या है, उसमें अदर सेक्टर में हो सकता है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया, इनको पता है सब कुछ। और जो वायलेंस केस में रिपोर्ट करना, डाटा लॉगिंग, ऐसा कई सारे केस में इन लोगों को पकड़ा दिया, काम पकड़ा दिया। ठीक है, इसको जो ओवरलोड हो गया। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर इतना सारे वर्क जो है जो बाकी जो है कई जगह वायलेंस का भी शिकार होना पड़ता है, तो हम डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन पॉइंट में डिस्कशन किया। ठीक है, एक केस में जो कई जगह लोग जो है हाई हीट क्लाइमेट में जो गर्मी है, ठंडा है, बारिश हो रहा है, उसमें भी लोग काम करना पड़ता है। इसमें ये भी देखा गया गवर्नमेंट रिसर्च से, ये लोग का भी खाना टाइम नहीं मिलता, कई जगह दिन भर खाना, रात को जो खाना खाते, ऐसे भी अन फूड रहते हैं। इसके लिए जो है बताया जा रहा है ये लोग जो है कई एनीमिया का शिकार होता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, नॉन कम्युनेबल डिजीज को ये लोग शिकार होता है, ये लोग मेन फैक्ट है। अभी इस पॉइंट के इसका जो डिटेल एनालिसिस करते हैं गवर्नमेंट का क्या एनालिसिस है, इसका प्रॉब्लम्स क्या है, आशा जो वर्कर्स है इनका डिटेल्स जो हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। रिसेंटली जो है बता रहा था 2005-6 में एज ए नेशनल रूरल हेल्थ पॉलिसी के अंदर जो उसमें जो ये स्कीम लिया गया, आशा प्रोग्राम लिया गया, इसमें जो 1000 गांव में 1000 पर आशा जो एक वर्कर रहेगा 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक। ठीक है, इसका रहेगा। कई जगह में जो अर्बन पॉलिसी, जो अर्बन नेशनल अर्बन पॉलिसी 2013 में भी
इंक्लूड किया गया। बाद में धीरे धीरे इतना बढ़ गया तो लार्जेस्ट ऑल ऑफ द लार्जेस्ट जो वर्कर प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ते गया। ठीक है, अभी जून 2022 में टोटल कितना 10.52 लाख जो आशा वर्कर्स हो गया। ये पॉइंटिंग उसका सैलरी भी डिपेंडेंट करता है, अलग अलग स्टेट को जाकर 5 to 15,000 सैलरी डिपेंडेंट है, लेकिन ये भी रोल टू रोल। अभी रोल ऑफ आशा का रोल क्या है, फंक्शन ऑफ हेल्थ केयर जो है मेनली उसका काम था जो है चाइल्ड मैटरनिटी काम है, लेकिन धीरे धीरे इसका वर्क जो है डिजीज कंट्रोल कई जगह वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है कई जगह वो अलग अलग बढ़ते गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ आशा जो मेनली जो 25 ईयर्स to 45 ईयर्स का सिलेक्शन किया जाता है, मतलब मिनिमम 10 पास तो होना चाहिए, इसे ऐसा एज पर मेरिट ये था। इसमें जो वर्कर जो गवर्नमेंट वर्कर इसे नॉन गवर्नमेंट वर्कर, लेकिन उसको गवर्नमेंट का प्लानिंग के अंदर रहता है, इसको पेमेंट किया जाता है। मिनिमम जो 10 स्टैंडर्ड उनको होना चाहिए। कुछ केस जो मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे भी कई जब तो काम करते गांव में काम करते, अर्बन एरिया काम करते, ऐसे भी देखा गांव में जो है जो गांव में लोगों रहते हैं ना कास्ट बेस ऐसे का बहुत सारी रहते हैं जो अनकल्चर रहते हैं, वो लोग जो ऐसा भी देखा गया जो आशा जो वर्कर है तो घर में आने भी नहीं देते, कभी जगह बैठने में देते हैं। ऐसे भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कहीं हाई सोशलिटी चले तो वहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को शिकार होना पड़ता है। जो उनको वर्क जो है इसमें क्या होता है, कहीं अगर ना काम करवाएंगे तो उसको जो हाई सोसाइटी में जाएंगे वो लोग जो अंदर जाने नहीं देंगे तो उसका जो वोमेंस लोग उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये भी केस हो जाते हैं। जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिप्शन होता है, ऐसे भी कई जगह जेंडर बेस्ड हुआ वो भी होता है। फैमिली के बाहर ऐसे भी उनको शिकार होना पड़ता है, जेंडर बेस्ड शिकार। ठीक है, टॉक्सिक वर्क रिलेशन जो उनका जो वर्क करते हैं और जो नर्स उसका जो रिपोर्टिंग नर्स रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, बाकी जो स्टाफ रहते हैं उनके साथ भी जो है कभी रिलेशन बात करने को लोग जो एक तो नॉन गवर्नमेंट परमानेंट जॉब तो है नहीं, ये लोग जो है अभी अच्छा भी बातचीत सुनना पड़ता है कि नॉन जो है वर्क ऐसे नॉन टॉलरेबल जो है वर्ड भी इनको सुनना पड़ता है। डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट जो है और जो नीड्स डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट सेम डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, अपना घर का भी रिलेशन होता है। अभी मैटर क्या है, एक रिसर्च जो है उन्होंने किया था डॉक्टर रॉय बोल के, डॉक्टर विजय रॉय, ये जो पब्लिक हेल्थ रिसर्चर सेंट्रल वुमेन, इन्होंने कई पॉइंट उन्होंने एक्टिविटी की। एक भी आशा वर्कर ट्रिपल शिफ्ट, उन्होंने बस ट्रिपल शिफ्ट करता, आशा वर्कर ट्रिपल शिफ्ट करता है। ट्रिपल शिफ्ट मतलब क्या है, एक तो होम का काम करते हैं और कम्युनिटी मतलब जो गाँव में जो काम करते हैं, और दूसरा जो है हेल्थ सेंटर में जाकर हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है। तीनों जो वर्क करते इनका जो वर्कलोड है इतना बढ़ गया जो खाना खाने टाइम नहीं मिलता, तो खाना भी कई जगह घर में खाना नहीं लेके आ पाते। कभी ये भी देखा गया घर में नहीं गए तो कहीं परचेज करना पड़ता, तो जो फूड बाहर से फूड खाते वो नॉन हेल्दी हो जाता है, इसलिए जो कई जगह रोग का शिकार बन जाते हैं लोग। कहीं पानी नहीं मिलता, ऐसे भी कई जगह शिकार हो जाते हैं। कई केस में इकोनॉमिक फिजिकल वायलेंस है, कई जगह इकोनॉमिक फिजिकल वायलेंस तो फील्ड हेल्थ इंश्योरेंस का इकोनॉमिक जो फिजिकल साइकोलॉजिकल वायलेंस थी, ये जो अपना जो कई जगह जो डॉक्टर है, कई कंपाउंडर है, कई जगह जब बातचीत सुनना पड़ता है लोगों को, कई कैसे नॉन इकोनॉमिक वायलेंस हो जाता है। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का रिसेंटली गवर्नमेंट जो आयुष्मान भारत का अंदर जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस को उनके अंदर लोगों को इंक्लूड किया, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं थे। मतलब मील चार्ज इराटेक इरेगुलर 30% आशा वर्कर डू नॉट हैव देयर मील, जो बात कर रहा था, तो मील जो है बराबर टाइम नहीं मिलेंगे, तो गांव में धूप में काम करेंगे, जो क्लाइमेटिक कंडीशन में रात मतलब बारिश में जब मिलेंगे तो क्या होता है खाना टाइम नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता उसको, कई जगह टॉयलेट करने टाइम जगह नहीं होता, इसमें तो पानी नहीं मिलती, ऐसे कंडीशन हो जाते हैं। 30% आशा वर्कर डो नॉट ईट एनीथिंग इन होल डे, कई पूरा दिन में खाना नहीं खाते। कई जगह डू नॉट स्लीप इनफ टू रेस्ट ऑफ द, कभी स्लीप नहीं मिलते। आउटसाइड द होम ड्यूटीज अंडर द अम्ब्रेला वर्क, आउटसाइड द होम अंडर टू, कई जगह तो पहले तो बात करता पहले जो तो चाइल्ड हेल्थ केयर, लेकिन फॉर उसके बाद धीरे धीरे डाटा लॉगिंग लर्निंग, जो कई जगह में रिपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे वगैरह, प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कई जगह मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए, ये सारी वर्ड जो उसका अंदर हो गया, लेकिन उसको जो पेमेंट था पेमेंट इंक्रीज नहीं हुआ। इसके लिए बोल रहा है जो ब्रेकडाउन मत हो, अगर प्रोटेस्ट करेंगे ऐसे कुछ वर्क स्ट्राइक करेंगे तो गाँव में पूरा सिस्टम जो है हेल्थ का सिस्टम जो है मेन इनका ऊपर डिपेंडेंट गाँव हो जाता है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा बता रहा था। ये सारे पॉइंट डिस्कस एक्सट्रीम कंडीशन है सारे डिस्कस हो गए। मॉनिटरी वेट जो बात करती है, इसका तो सैलरी जो है वेरी करते 5,000 to 15,000 वेरी कर रहा है। ठीक है, कई जगह जो जितना वर्कलोड उनको हो गया, ठीक उसकी जो वर्कलोड उसको सैलरी नहीं मिलता है।
कई के जो वर्कर बोलते हैं जो है उसको खुद का जॉब करते हैं, उसको फोटो कॉपी जो ट्राइवल का कॉस्ट है, मोबाइल रिचार्ज है, इसका भी जो अपना सैलरी से उनको करना पड़ता। जैसे अब ट्राइवल कॉस्ट है, गाँव में ट्राइवल कॉस्ट है, ये सब काम उसको करना पड़ता। वायलेंस का शिकार बात कर लेते हम। लुकिंग आफ्टर इंडिया जो अच्छा बता रहा है, इंडिया कंडीशन जो अभी जो इंश्योरेंस का बात हो रहा है, इंश्योरेंस करने का बात हुआ, इंश्योरेंस इंक्लूड किया लेकिन अभी तक कोई इंक्लूड अभी तक नहीं हुआ। मैंने आशा वर्कर जो एंटीवेशन ये सोच के रखा जो है परमानेंट जो हो जाएंगे, परमानेंट में वर्कर्स हो जाएंगे। अभी तो गवर्नमेंट का प्लान ऐसा परमानेंट हुआ नहीं, ये भी उनका एक कंसर्न है। ठीक, ये एथिकल आशा वर्कर पर ये पॉइंट का भी चर्चा में WHO भी रिसेंटली उनको गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था जो आशा को उसको हेल्थ बेनिफिट किया जाए। अभी इसका चर्चा हो रहा है, अभी इतने साल से पेंडिंग है, गवर्नमेंट 2005-6 चल रहा है, इनको देखभाल नहीं किया, इनको परमानेंट जॉब नहीं दिया गया, सैलरी भी टाइम टू नहीं पाई गई, सैलरी लेट मिलता है, ऐसे भी केस है। तो ऊपर जो टॉप जो उसका बॉस है उसका रिकमेंडेशन मिलता है, ऐसे कई सारे केस है, ऐसे भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। इंडिया टू ओपन डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बानिया कैपिटल। अल्बानिया कैपिटल में इंडिया जो है डिप्लोमेटिक मिशन लगाना चाहते हैं। अल्बानिया का जो इंडिया का रिलेशंस काफ़ी पुराना है। आप मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, मदर टेरेसा मेनली अल्बानिया का है। एक्चुअली अल्बानिया के साथ इंडिया का रिलेशंस काफ़ी पुराना है, 1956 से चालू हुआ था। रिसेंटली मतलब थर्सडे में जो अल्बानियन जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट की, एक जो है राइस ने डायलॉग 2024 में अटेंड करने के लिए, इसलिए जो है उन्होंने इंडिया में एक एम्बेसी, न्यू दिल्ली में एम्बेसी चालू करने के लिए बात हुई थी। एम्बेसी पहले 2008 में एम्बेसी दिल्ली में था, लेकिन एज पर जो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बजट में करने के बाद वो एम्बेसी बाद में बंद हो गई थी। उसके बाद इंडिया में कॉन्सुल, मतलब 2 कॉन्सुल है, उसका जो अल्बानिया का 2 कॉन्सुल इंडिया में, अभी दिल्ली में उसको एम्बेसी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी इसको अल्बानिया के रिलेशंस एक बार समझ लेते हैं, मैटर क्या है एक बार समझ लेते हैं, उसके जियोग्राफिकल लोकेशंस कितने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी है और अल्बानिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कितना, क्योंकि रेड सी क्राइसिस काल में बात कर रहा था, जिसके लिए ग्रीस जो इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन जो एक कॉरिडोर है। अगर अल्बानिया के अगर ये देखेंगे लोकेशन देखें, जैसे अल्बानिया हम कल ग्रीस का बात कर रहा था, ठीक है, जो इसका लोकेशन है 4 कंट्री है, ग्रीस है, मैसिडोनिया है, कोसोवो है, मॉन्टेनेग्रो जो है, और इसमें एड्रियाटिक सी है। तो अल्बानिया का जो लोकेशन है, तो एक जो लोकेशन 500 किलोमीटर जो इसका जो सी पोर्ट है, एक तो यूरोपियन कंट्री के साथ उनको एक एंट्री बोल सकते हो, तो इंडिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है अरबियन जो रिलेशन बनाना। ठीक है, इसका पहले जो रिलेशन जो बाकी कंट्री के साथ रिलेशन है, अल्बानिया के साथ इतना रिलेशन तो है नहीं, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस रेड सी क्राइसिस है अल्बानिया का रिलेशन अभी बनाना इम्पोर्टेंस है ही है, क्योंकि अल्बानिया यूरोपियन कंट्री एनर्जेटिक मतलब है, एक उभरते हुए जो इकोनॉमिक्स आ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अल्बानिया के साथ रिलेशन हम कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। पहले हिस्ट्री क्या था। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन अल्बानिया एंड इंडिया स्टार्ट 1950 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया हैज ए ऑनररी कॉन्सुल टिराना, जो ऑनररी कॉन्सुल था 2004 में था। अल्बानिया ओपन एम्बेसी न्यू दिल्ली 2008 में था, एंड फर्स्ट अल्बानियन एम्बेसडर दिल्ली में जो प्रेसिडेंट के साथ क्रेडिटिनल तो प्रेसिडेंट 2010 में हुआ था, लेकिन बाद में वो बंद हो गया था। ठीक है, हैज़ टू ऑनररी कॉन्सुल मुंबई दिल्ली में 2 ऑनररी कॉन्सुल है, लेकिन अभी बात चल रहा है उसमें जो अल्बानिया एक एम्बेसी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन 2 कंट्रीज वर हेल्ड इन फरवरी 2003 में इन तिराना में हुआ था। अल्बानियन प्रेसिडेंट जो इंडिया में कोलकाता में भेजकर 1997 में टू अटेंड दी फ्यूनरल ऑफ दी मदर टेरेसा को 1997 में आए थे। 27 नवंबर 2015 में इंडिया एंड अल्बानिया एबोलाइज वीसाज एंड डिप्लोमेटिक एंड सर्विस पासपोर्ट एबोलाइज किया गया था, उसको पासपोर्ट किया गया था। अगर बायलेटरल ट्रेड बोलेंगे 1990 के पहले बहुत नेग्लिजिबल था, उसके बाद धीरे धीरे तो इंक्रीज हुआ। बायलेटरल बिटवीन 2 कंट्रीज मेजर इज 68.20 बहुत पोर है, मिलियंस है इन 2017-18 में, डिक्लाइन 59.7 इन 2018-19 में, इसमें तो डिक्रीज होगा था। क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट देख लेते हैं। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, सिरामिक प्रोडक्ट है, आर्टिकल्स ऑफ स्टोन है, प्लास्टर है, सीमेंट, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, कॉफ़ी, टी, मेड स्पेस, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये कुछ कॉमन प्रोडक्ट जो है इंडिया ने पे करते हैं। इसके बाद भी जो है मैकेनिकल अप्लायंस, फिश एंड जो बाकी प्रोडक्ट प्लास्टिक आइटम इसको भी जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या क्या करता है, आयरन, स्टील, सल्फर, अर्थ एंड स्टोन,
रॉ हाइट ये सारी इंपोर्ट आर्मी इंपोर्ट करता है। अल्बानिया जो है इंडिया साइन ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कुछ साइन कर 2013 में एग्री किया था, साइन किया था। उसमें जनवरी 2015 में किया अल्बानिया एग्री टू बूस्ट कोऑपरेशन इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये कुछ पॉइंट है। ठीक है। इन नवंबर 2018 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट अल्बानिया अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट of the Coronatum led by India Power Corporation Limited to build the country first solar power station, एक कुछ पॉइंट इन एग्रीमेंट हुआ था। कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट, जो मदर टेरेसा का बात हुआ था और 1951 में, और वाज अल्बानियन एयरपोर्ट नेम मदर टेरेसा का नाम ही हुआ था। इंडियन फिल्म जो है उतारा जो अल्बानिया में मतलब देखा जाता है, मतलब लाइव क्या टेलीविजन में देखा जाता है। कुछ अल्बानियन इंडियन फिल्म भी अल्बानिया भी शूट आउट किया था। कुछ कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे मणिपुरी कल्चर को वहाँ पे भी जो है बताया जाए 2012 में वहाँ पे भी जाके डांस प्रोग्राम वहाँ पे किया गया था। ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे वहाँ पे रेगुलर होता है, 2015 के बाद रेगुलर होता है, योगा डे होता है। लेस देन 100 अल्बानिया इंडियन जो अल्बानिया में जो एज ए डायस्पोरा वहाँ पे रहता है। ठीक है। वहाँ पे कुछ फॉरेन जो वर्क जो है पोजीशन ऑफ फॉरेन ओन कंपनीज अंदर काम करते हैं। एक इस पॉइंट दोनों कंट्री के रिलेशंस पॉइंट है। अब इंडिया चाह रहे अल्बानियन के साथ रिलेशन और आगे और इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अल्बानिया एक इंक्रीजिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्री है, उससे तो रिलेशन बना भी उच्च नहीं का अच्छा होगा, क्योंकि रेड सी का क्राइसिस की वजह से उस एरिया में इंडिया का और रिलेशन बाकी छोटे छोटे कंट्री के रिलेशन बनाना चाहिए, जो इंडिया कर रहा है। जो बार बार बोलते इकोनॉमिक पॉइंट बाकी कंट्री से रिलेशन बनाना पड़ेगा, अपना जो है ना जो ऑर्डर लाने के लिए अपना जो प्रोडक्ट सेल करने के भी रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज को यही पॉइंट है। कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ स्कीम वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता, नया स्कीम है, उसका प्लस माइनस दोनों पॉइंट हम डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट जो ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर हम डिस्कस किया। आज का टॉपिक ये डिस्कस है। आशा का टॉपिक बार बार चल रहा है कि WHO इसका टॉपिक काफ़ी रिसर्च चल रहा है, इसका पॉइंट है। जिसको आयुष्मान भारत जिसको भी इंक्रीज हुआ है, पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये पॉइंट कुछ है सुप्रीम कोर्ट पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एक कुछ पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई लिखा करिए, बहुत मन लगा पढ़ाई करें। 2024 आप जो अटेंड कर रहे हैं, देखो आपको नया कुछ करना पड़ेगा। आपको इतना 15 लाख के ऊपर अटेंडेंट एग्जाम देंगे, उसके लिए आप 1000 में हो सकते हो, आप उसमें आपको आना है, आपको नया कुछ करना पड़ेगा, नया कुछ पढ़ना पड़ेगा, नया कुछ भूषण रखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू।